वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और मेरे साथ डॉक्टर सुनील गुप्ता मौजूद हैं। ब्लड डिसऑर्डर पे बात हो रही है। खून का आना, नाक से खून का बहना, दांतों से खून का बहना, जिस्म पर नीले रंग के धब्बे होना, औरतों में जो खून आने की वजूहात हैं और ये क्यों, कैसे और इसका क्या इलाज है, सब के बारे में बातचीत होगी। डॉक्टर सुनील गुप्ता स्पेशलिस्ट हैं, आज हमारा साथ दे रहे हैं। आपके सवालात भी लिए जाएंगे, आपकी ईमेल्स भी ली जाएंगी। टेलीफोन लाइन खुल चुकी हैं। आइए चलते हैं नॉटिंघम, और वहाँ हमारी बहन इस वक्त टेलीफोन पर इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। मैं ताहिरा बोल रही हूँ और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 3-4 साल से मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो मेरा ब्लड ज़ाहिर है, ब्लड तो हम रेगुलरली चेक करवाते हैं। तो जो प्लेटलेट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो कम है। आई थिंक 145 के अराउंड चला जाता है। जो रेंज है ना, रेंज से कम है। अच्छा, रेंज से तो कम। डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी हम 100 से कम हो फिर हम कुछ करते हैं, तो ये आपका कम है तो कोई वरी वाली बात नहीं है। लेकिन उससे जिस तरह आप भी बोलते हैं, ब्रूजेस, लेग्स पे ना ब्रूजेस नजर आते हैं समटाइम। ऐसे लगता है जैसे गिरे हैं, चोट आई हुई है तो इसलिए इतना बड़ा ब्रूज बन गया। तो लेग्स पे ज्यादा आते हैं समटाइम्स आर्म्स से कभी कभी। तो क्योंकि अब मैंने मेडिसिन लेनी भी छोड़ दी है वो उसकी आर्थराइटिस की, कि शायद उसकी वजह से, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। तो इसी तरह से जो है होम रेमेडीज कर रही हूँ, लेकिन मेडिसिन लेनी मैंने आर्थराइटिस की छोड़ दी है, क्योंकि उसके लिए फिर प्रॉपर हर 4 वीक्स के बाद ब्लड टेस्ट, हर 4 वीक्स के बाद ब्लड टेस्ट। लेकिन प्लेटलेट्स मेरा शुरू से ही कम है, वो रेंज से कम है। कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे इसको यानी कि ज्यादा नीचे ना जाए, बल्कि रिकवर करूं, इम्प्रूवमेंट करूं, सही हो इसका। ठीक है तारा बहन, बहुत अच्छा आपका सवाल है और प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो इसी पे तारा बहन का ये सवाल ले लेते हैं। 3-4 साल से उनको ये शिकायत है। तो ये जो 145 का रेंज उन्होंने बताया है, ये पैटलेट का इसका कोई होता है, एक रेंज होता है कि इतना होना चाहिए तो वो सेफ़ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने ताहिरा बहन ने उठाया। और जो रेंज, नॉर्मल रेंज होता है वो 150 to 450 का रेंज होता है। लेकिन प्लेटलेट काउंट एनीथिंग अबव 100 इज कंसीडर्ड सेफ। अच्छा। और जनरली उससे कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। और हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं पूरे वर्ल्ड में। कोई भी पेशेंट को अगर प्लेटलेट काउंट 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर है, तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो कि सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कम है, और ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा तकलीफ देगा, बतौर इसके कि अगर थोड़े से प्लेटलेट कम हो तो उससे हल्की सी अगर इधर उधर ब्रूजिंग हो रही है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। आर्थराइटिस के अंदर अगर जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, 2 प्रकार की आर्थराइटिस होती हैं। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज के साथ आती है, और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जिसमें इम्यून सिस्टम का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर थोड़े से लो प्लेटलेट आ सकते हैं इम्यून सिस्टम के डिसरेगुलेशन की वजह से। उसमें ऐसा कोई भी खाने पीने से कोई संबंध नहीं है कि अगर आप फला चीज़ खाएं तो आपके प्लेटलेट बढ़ जाएंगे, या कुछ और आप चीज़ लें तो आपके प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। 145 का जो प्लेटलेट काउंट है वो बिल्कुल सेफ है, और आपको बिल्कुल इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लूज योर स्लीप ओवर इट। अगर आपके थोड़े ब्रूजेस आते हैं तो मेरे ख्याल से ब्रूजेस दूसरे वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ हो सकता है, आपको माइल्ड वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ भी हो। और अगर वो माइल्ड वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ है तो उसमें भी उसका कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नाक से खून नहीं आ रहा, आपको गम से खून नहीं आ रहा बारी बारी, या आपको ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ताहिरा बहन को रीअश्योर करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर सुनील गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर पर बात हो रही है। अगर आप सवाल पर करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम है, आप फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन स्क्रीन पे आ रही है। इसके साथ साथ आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं, health@ummachannel.tv। तो डॉक्टर सुनील गुप्ता, जैसे बात हो रही थी ITP, जिसका आपने पूरा नाम भी बताया, और आपने कहा कि बच्चों में भी कॉमन है और बड़ों में भी। तो अब बताइए कि इसका कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं, इसका कोई इलाज भी है? बिल्कुल, इसमें सबसे अच्छी बात यह है शकील भाई कि ITP बच्चों में हमें इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तकरीबन 80% बच्चे जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर, और उनको आगे ये बीमारी लौटती नहीं है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एडल्ट्स होते हैं जिसमें ये अगर मान ली ये बीमारी हो जाए और वो 6 महीने तक लो प्लेटलेट काउंट चलते रहें तो वो क्रॉनिक आईटीपी का जो है वो पिक्चर ले लेता है। और क्रॉनिक आईटीपी जो है वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। अनफॉर्चुनेटली उसका पक्का इलाज जो है वो नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है इसके अंदर जो रीअश्योरिंग बात है कि हर मरीज़ को इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें प्लेटलेट काउंट अगर आपके सेफ रेंज में है, जिसको हम 30 के ऊपर कह सकते हैं, अगर आपके प्लेटलेट काउंट 30 के ऊपर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी इलाज की, अनलेस कि आपको 30 के ऊपर होने के बावजूद भी आपको बारी बारी ब्लीडिंग हो रही है नाक से या गम से, फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपको इलाज की ज़रूरत है तो इसके अंदर कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें काफ़ी लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं। जो सबसे पहली ट्रीटमेंट हम देते हैं वो है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। जो स्टीरॉइड या हमारा जो हार्मोन होता है उसको देने की वजह से ये प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो जाते हैं, और एक बार वो सेफ रेंज में चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है कि फिर वो उसी सेफ रेंज में रहें ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन ये बीमारी रेमिटिंग रिलैप्सिंग बीमारी होती है, जिसमें बीमारी ठीक हो जाती है, फिर प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाते हैं, फिर आपको थोड़ा ट्रीटमेंट मिलता है, फिर आप लंबे समय के लिए ठीक हो जाते हैं, और फिर ये बीमारी आती जाती रहती है। तो जो मेन जो स्टे है ट्रीटमेंट का वो है स्टेरॉइड या फिर इम्यून सप्रेशन, क्योंकि ये मैंने बताया कि इम्यून जो सिस्टम है उसमें डिसरेगुलेशन हो गई है, तो हमें इम्यून को ठंडा या सप्रेस करना पड़ेगा ताकि ये प्लेटलेट्स बचे रहें। और जो एक और इलाज होता है जो हम सबसे आखिरी में वो बोलते हैं, जिसमें हमें कि जो तिल्ली होती है या स्प्लीन होती है उसका हम छोटा सा ऑपरेशन करके तिल्ली को निकाल देते हैं, और तकरीबन 60 to 70% चांसेस रहता है कि पेशेंट फिर हमेशा के लिए क्योर हो जाए और प्लेटलेट काउंट कभी नीचे ना आए। तो ये जनरली ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिस पे मैं इस प्रोग्राम में बात करेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा और बहुत टेक्निकल भी हो जाएगा, तो हमें इतना टेक्निकल होने का ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मैंने बताया स्टीरॉइड्स, इम्यून सप्रेशन और स्प्लीन का ऑपरेशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सुनील गुप्ता मेरे मेहमान हैं और बात हो रही है ब्लीडिंग डिसऑर्डर के हवाले से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत, और आपको मौका दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर फ़ोन कर सकें। तो डॉक्टर साहब अगर आगे चलते हैं तो एक होमोफिलिया के नाम से एक बीमारी है और ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है, तो ज़रा हमारे बहन भाइयों को बता दीजिएगा ये क्या है। बिल्कुल, तो हीमोफीलिया आपने बहुत सुना होगा, आई एम श्योर कि लोगों ने कभी ना कभी हीमोफीलिया बीमारी के नाम से सुना होगा। बल्कि जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, उनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, दे कैरीड द हीमोफीलिया जीन। जेनेटिक ये होती है। बिल्कुल, ये जेनेटिक बीमारी है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तो ये जेनेटिक जो है इसका लिंक ये जरा समझा दीजिएगा। ये मोटे मोटे लोग कौन से हैं जो आपने दिखाए हुए हैं? कोई रेड है, कोई बिल्कुल जी, रेड वाले जो हैं जो हैं वो अफेक्टेड हैं, जो जिनको बीमारी या तो वो बीमारी का जीन कैरी कर रहे हैं या फिर उनको बीमारी हो चुकी है। तो शुरू में पेरेंट्स हैं। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे पहले बताऊंगा कि ये जो बीमारी है, कई बार हम इसको मामा भांजा बीमारी भी बोलते हैं, मामा भांजा डिजीज, क्योंकि ये सिर्फ मेल्स में होती है बीमारी। इट इज़ ए मेल एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर ये बीमारी जो है वो रहती है, तो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो इसमें माँ जो होती है उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम होता है, वो अपने लड़के को देती है। तो इसके अंदर जो चांसेस है कि 25% ऑफ द मेल्स जो हैं वो फिर इस बीमारी को जाहिर करेंगे या मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर इस एग्जाम्पल जो ये पिक्चर है इसमें हम आप देखें तो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो माँ के जो 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, माँ जो लेडीज होती है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होता है, जो फादर होता है, उसमें 1 एक्स होता है और 1 वाई होता है। तो जनरली ये बीमारी जेनेटिक जो हमारे इनहेरिटेंस है, जो माँ बाप अपने बच्चे को देते चलते हैं, लेकिन 30% चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो और फिर भी हीमोफीलिया हो जाए। तो मैं दोबारा पिक्चर पे आना चाहूँगा यहाँ पे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल ये रेड वाली जो माँ है वो उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड है। तो उसने अपना जो बेटा हुआ उसका जो सन था
मान लीजिए उसने अपना डिफेक्टिव क्रोमोसोम अपने सन को दे दिया, अच्छा, तो वाई क्रोमोसोम उस सन को अपने फादर से मिला, और फादर तो ठीक है, फादर का जो वाई क्रोमोसोम है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो उस जो सन है उसके पास एक ही क्रोमोसोम है और वो भी खराब है, तो क्या होगा, उसको बीमारी वो होगी, उसको बीमारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए जो दूसरा सन आया उसको अपनी माँ का हेल्दी एक्स क्रोमोसोम मिला और अपने फादर का हेल्दी वाई क्रोमोसोम मिला, तो उसको बीमारी वो नहीं होगी। अब मान लीजिए उसको बेटी हुई, तो बेटी को मान लीजिए उसने अपनी माँ ने अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम दे दिया, लेकिन उसको जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम मिला अपने फादर से मिला और वो ठीक था, तो उसको बीमारी नहीं होगी, वो सिर्फ उसको कैरी करेगी। तो ऐसी लेडीज को जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रही हैं उनको हम बोलते हैं हीमोफीलिया कैरियर। और जो सन होते हैं, जो बेटा होता है, उसको वो डिफेक्टिव क्रोमोसोम मिल जाता है, तो उसको बीमारी वो मैनिफेस्ट होती है। तो ये बीमारी जो है, बिल्कुल ये तस्वीर अगर उठा दें तो ये बिल्कुल थैलासीमिया जैसे बीमारी होती है, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। बिल्कुल, इसमें जीन में डिफेक्ट है, एक्स क्रोमोसोम की जीन में लेकिन ये मामा भांजे वाला जो आपने किस्सा सुनाया, और तो लड़कियों में नहीं होता। ये लड़कियां जो हैं वो इस बीमारी को मैनिफेस्ट नहीं करती हैं, अनलेस बहुत रेयर केसेस के अंदर जिसमें किसी हीमोफीलिया मेल ने एक हीमोफीलिया कैरियर के साथ शादी कर ली, तो फिर उसकी जो बच्चियां होंगी उसमें से एक जो बच्ची होगी वो उसको अनफॉर्चुनेटली डिफेक्टिव क्रोमोसोम मिल जाएगा, तो उसके दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो जाएंगे, माँ से भी और बाप से भी, तो उसके अंदर वो बीमारी मैनिफेस्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है जी। और ये डॉक्टर सुनील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के हवाले से, हीमोफीलिया पे बात हो रही है, और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी टेक्निकल चीज़ थी लेकिन वो तस्वीर से आपको बता दिया। तो इसका इलाज आप ज़ाहिर यही बताएंगे कि मामे भांजे का किस्सा ख़त्म कर दे, शादी ना करें, तो अगर शादी ना करें तो फिर ये बीमारी होगी नहीं। बस तो इलाज यही है? ये जैसे थैलेसीमिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थैलेसीमिया में जब आप शादी करें तो आप अपने स्पाउस का जो कैरियर स्टेटस है वो पता कर लें कि भाई आप थैलेसीमिया जीन को कैरी तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया मेजर हो सकते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर भी रह सकता है कि भाई आपका जो थैलेसीमिया जो स्पेशली जो थैलेसीमिया अफेक्टेड मेल है उसको पता करना पड़ेगा कि भाई जो मेरी वाइफ है वो थैलेसीमिया कैरी तो नहीं कर, सॉरी हीमोफीलिया कैरी तो नहीं कर रही है। तो उसमें क्या होगा कि फिर, क्योंकि फिर वो ज़्यादा चांसेस है कि सारे बच्चे जो हैं वो जो अफेक्टेड हो जाएं हीमोफीलिया की वजह से। तो हीमोफीलिया पे मैं थोड़ा सा और यहाँ इससे पहले कि थोड़ा सा और बोले आप, क्योंकि इस पर बहुत सी बात करेंगे, हमारे साथ है मोहम्मद अली लंदन से मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई। डॉक्टर साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी पिक्चर्स देखी हैं और आपसे मैं दो चीज़ें पूछना भी चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे बता दीजिएगा कि मैंने ये अमल किया था। एक तो वो पिक्चर थी जो आप दिखा रहे थे कि वो छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं रेड कलर के, रेड स्पॉट बन जाते हैं। एक पिक्चर मैंने आपकी देखी वो जो ब्रूज आपने थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे घर से तकरीबन 2 मील दूर है, 2 ओल्ड लेडीज हैं, अपने बंगलों में रहती हैं, वो गुआंढी हैं, आमने सामने रहती हैं। एक यहूदी है, उसका नाम ग्रेटा है, एक है अपना मुझे उसका नाम बुरा है अमेंडा। तो हुआ यह है कि जो ग्रेटा है वो यहूदी थी ना बोली, उसके ब्रूज आ गया, यहाँ से चिन से शुरू होके नीचे नेक तक पूरी की पूरी नेक ब्लैक हो गई। तो मैंने डॉक्टर साहब किया कि आइस लेके उसको कपड़े में बंद करके ना, तो उसको जिस तरह आहिस्ता सा उसके ब्रूज के ऊपर मैंने आइस लगाता रहा, और नेक्स्ट डे वो पूरा का पूरा ब्रूज जो है ना वो डिस्पेयर हो गया, नॉर्मल स्किन हो गई। बहुत बढ़िया। तो वो जो दूसरी औरत है, वो जो क्रिश्चियन है, उसके मैं क्या करता हूँ कि बकेट में वाटर पानी रख के उसकी पहले मैं लेग वॉश करके, तो मैं क्या करता हूँ कि लेके ना ओलिव ऑयल जो मसाज का, बॉडी मसाज का ओलिव ऑयल है, उससे जब मैं मसाज करता हूँ तो वो सारे के सारे दाने खत्म हो जाते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं। लेकिन आते नेक्स्ट डे आ जाते हैं दोबारा, लेकिन मसाज करने से वो कंप्लीट उसकी लेग प्योर वाइट हो जाती है और ऐसे लगता है कि इसके ऊपर कोई दाने थे ही नहीं। तो मुझे ये बताइएगा कि वो जो मसाज करता हूँ, जो मैंने उसके आइस लगाई है, इससे क्या फर्क पड़ सकता है? ये कोई बीमारी का इलाज है या उसको ब्रूज तो वापस नहीं आया जो बूढ़ी औरत थी दूसरी जो यहूदी थी, लेकिन वो उसको स्पॉट वापस आ जाते हैं जबकि उसकी मसाज में बंद कर देता हूँ। तो इसके ऊपर आप मुझे बता दीजिएगा कि ये आइस लगाना या मसाज करना, इसमें क्या
इसका इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद अली, टाइम देने का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपने लंदन से फ़ोन किया। तो डॉक्टर सुनील गुप्ता, इसी पे बात हो गई, आपने वो जो तरीका बताया था वो आइस और बकेट वाला, वो तो उन्होंने अमल कर लिया, लेकिन ये जो ऑयल का मसाज है, क्या ये भी इसका इलाज है और इससे कुछ इसका फ़र्क पड़ता है? कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई इसकी रिसर्च है, इस पर कुछ काम हुआ है? बिल्कुल, तो इसके ऊपर मैं एक्चुअली सबसे पहले तो मोहम्मद भाई के जो दो लेडीज़ हैं उनके ऊपर ही थोड़ा सा और ड्वेल करते हैं, बात करते हैं कि एक तो ये चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो बहुत ओल्ड लोग हो जाते हैं, जो लोग अच्छी लंबी उम्र तक जीते हैं, उनकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, और जैसे थिनिंग ऑफ द स्किन बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब स्किन थिन हो जाती है तो जो नीचे का जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो है हमारा, जिसे हम फेशिया बोलते हैं, या स्किन का जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, वो उस ब्लड वेसल को सपोर्ट नहीं कर पाते और ब्लड वेसल जल्दी फट जाती हैं। तो इसको हम चीज़ को बोलते हैं सिनाइल परप्यूरा। तो ये परप्यूरा है, लेकिन ये ओल्ड एज की वजह से परप्यूरा हो रहा है, तो ये ख़तरनाक नहीं है और इसके अंदर हमें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपने आइस लगाया, तो कोई भी ब्रूज आइस लगाने से आइडियली चला जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको ब्लीडिंग होती है तो आप ठंडा उसका जो टेम्परेचर है, जो उस लोकल जो ब्लड वेसल्स हैं उनका आप टेम्परेचर कम कर दें तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और वहाँ ब्लीडिंग होनी बंद हो जाएगी। तो ये तो आपने बहुत अच्छा इलाज किया, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है वो, कहीं उनको कोई लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि एक और चीज़ होती है जो ओल्ड पीपल में होती है, जिसको हम एक्वायर्ड हीमोफीलिया बोलते हैं। तो ये जो आपने लेडी बताया जिनको बहुत लंबा ब्रूज था नेक पे, मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं एक्वायर्ड हीमोफीलिया तो नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो उनको दोबारा इतना बड़ा ब्रूज हो तो फिर वो प्लीज़ इन्वेस्टिगेट कराएं। मसाज करने से आइडियली तो देखा जाए तो अगर आप मसाज करते हैं तो ब्लीडिंग हो जानी चाहिए। अगर लेकिन आप ऑलिव ऑयल से हल्का हल्का मसाज कर रहे हैं और वो स्पॉट्स जा रहे हैं, तो आई थिंक कि वो स्पॉट्स फिर जो हैं वो ड्राई स्किन की वजह से ज़्यादा हैं, बतौर इसके कि उनको वहाँ ब्लीडिंग हो रही है या उनके प्लेटलेट कम है। आई थिंक जो उनको हल्के हल्के स्पॉट्स हैं वो स्किन स्पॉट्स हैं और वो ड्राई स्किन की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आइए दोबारा लंदन चलते हैं, एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। मैं अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती हूँ। मुझे जब सुबह सोकर उठती हूँ तो गले से ना ब्लड आता है, खून की उल्टी जैसे होती है। दोबारा कहिएगा, मैं आवाज़ नहीं आई इतनी जी। सुबह जब सोकर गले से खून आता है तो गले से खून आता है। जब सुबह आप उठती हैं तो आप थोड़ा सा खराश होती है, आप देखती हैं कि आपके गले बलगम से हल्के से खून आ रहा है। ये कब से हो रहा है आपको? तकरीबन 2-3 साल हो गए। और हर रोज ऐसा होता है? डेली आप उठती हैं आपको? डेली होता है, कभी कभी होता है कि मिस होता है कभी। अच्छा, और उसके बाद पूरे दिन फिर ब्लड नहीं आता आपको गले में? नहीं। है ना? और भी कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही है? कोई नीले निशान नहीं पड़ रहे हैं? नाक से खून नहीं आ रहा है? कहीं और से खून नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलें बहन। और हल्का सा फ्लू रहता है एवरी टाइम जी। फ्लू रहता है? फ्लू आपको हमेशा रहता है? बल्कि आपकी मुझे अभी आवाज से भी लग रहा है कि अब अभी आपको फ्लू है या आपकी नाक भरी हुई है जी। तो मुझे लग रहा है कि आपको भी वही प्रॉब्लम है जो पहले बहन को थी। आपको लॉन्ग क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, काफी समय से ये साइनोसाइटिस चल रहा है और वो उसमें आपको जो है साइनसेस से हल्का सा ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छे ENT डॉक्टर को दिखाएं अपने लोकल हॉस्पिटल में, और ये आपको लोकल ENT की प्रॉब्लम है। उनको कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही? नहीं। चलें बहन, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ मैसेज भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ आ रही है, तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और बात कर रहे थे हम हीमोफीलिया के हवाले से, तो क्या इसकी कुछ किस्में भी होती हैं, ब्रांचेस भी होती हैं, और कुछ ज़्यादा सीरियस होती हैं, सीवियर होती हैं, और कुछ कम? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पे मैं जैसे बताना चाहूँगा कि हीमोफीलिया होता क्यों है, वो तो हमने जेनेटिक बात तो डिस्कस कर ली, लेकिन ये कौन सा फैक्टर है जिसमें डिफेक्ट आ रहा है। तो ये फैक्टर 2 हीमोफीलिया हैं हमारे जो मेनली हम जानते हैं। एक हीमोफीलिया A
और एक हीमोफीलिया बी। अच्छा, ए और बी। हाँ जी। तो हीमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है। इसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं, फैक्टर 9 जो बी क्रिसमस डिजीज। अच्छा, मैं ये तो नहीं जान पाऊंगा कि क्यों इसका नाम क्रिसमस डिजीज रखा गया। अच्छा, इससे पहले कि क्रिसमस और इस डिजीज पे बात करें, लंदन से, और लंदन से क्योंकि आपका तल्लक भी लंदन से है, आज लंदन से हमारी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। एक बहन है हमारे साथ लंदन से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने पूछना था कि ये लूपस है, ये किस वजह से होती है? जी बहन, लूपस किस वजह से होती है? लूपस किसको कहते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ठीक है बहन, आप आराम से फ़ोन रख के इसको आराम से दीजिए, इसी पे हम बात करेंगे। तो जी हाँ, ये लूपस क्या है जी? हाँ जी, ये भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर? नहीं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है ये, लेकिन ब्लीडिंग इसमें डिसऑर्डर हो सकता है। हर लूपस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, तो लूपस एक इंटायरली डिफरेंट बीमारी है। उसका जो कारण है वो भी इम्यून डिसरेगुलेशन है। इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और इम्यून के जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को दुश्मन मान बैठे हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अच्छा। तो उसमें SLE के अंदर, या इसको हम SLE भी बोलते हैं, SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, या इसको हम शॉर्ट में लूपस बोलते हैं। इसके अंदर प्लेटलेट काउंट इसमें कम हो सकते हैं, लेकिन सारे लूपस पेशेंट के अंदर प्लेटलेट काउंट कम नहीं होते हैं और सारे पेशेंट्स को इलाज की ज़रूरत नहीं होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए। ठीक है जी, ये भी हमने सवाल ले लिया। अगर आप भी फ़ोन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके पास वक्त है, आप फ़ोन कर सकते हैं। इस वक्त डॉक्टर सुनील गुप्ता मेरे मेहमान हैं, जो कि बात कर रहे हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के हवाले से। हमने वजूहात पर बात की है, ट्रीटमेंट पे भी बात करेंगे, मुख्तलिफ इक़साम की बात करेंगे, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, कुछ ब्लीडिंग की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन सब पे बात होगी। लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक, और इंशाल्लाह ब्रेक के फ़ौरन बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बहुत से आपको टिप्स दिए जाएंगे और अहम मैसेज हम लेंगे डॉक्टर सुनील गुप्ता से। कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा प्रोग्राम हमारी सेहत। अस्सलाम वालेकुम।